हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, हमारी जननी भी है। और हिंदी ने ही हमें पाला पोसा है। और यदि हिंदी हमें पालती पोसती नहीं, ये है ना म्यूट, हिंदी ने यदि हमारा पालन पोषण नहीं किया होता, आज हम आपके समक्ष न होते। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि हिंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भाषा है। हिंदी में यही आज का विषय भी है हम लोगों का कि हिंदी भाषा के उत्थान में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का योगदान। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित की उपाधि काशी की पंडित सभा ने 1929 में प्रदान की थी उनके पांडित्य पर। आपको हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। आपने तमाम जगहों की यात्राएं की, विदेशों की यात्राएं की, लेकिन अपना सारा साहित्य हिंदी को ही समर्पित कर दिया। और हिंदी भाषा के उत्थान में आपने जो कार्य किया वो अतुलनीय है। आज के हमारे विशिष्ट और वरिष्ठ वक्ता के रूप में डॉक्टर राम सुधार सर यहाँ उपस्थित हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राम सुधार सर भी आजमगढ़ से ही संबंध रखते हैं, वहीं उनका गांव है। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी पंदाहा में पैदा हुए थे और उनका ननिहाल वहीं कनेला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं वो अपना उद्बोधन दें और हमें उनकी कृतियों, उनके व्यक्तित्व से परिचित कराएं। आदरणीय राम सुधार सर जी। स्वागत राम सुधार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। इस आभासी मंच आज के इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रेम तन्मय जी, अभ्युदय संस्था इंटरनेशनल संस्था के डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, बनारस के जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के उसकी शाखा के रूप में डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर मंजरी पांडे, डॉक्टर रचना शर्मा जी, तथा इस आभासी मंच से जुड़े हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं अभ्युदय इंटरनेशनल संस्था के प्रति बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण सत्र में मुझ जैसे विद्यार्थी को आपने सम्मिलित होने का अवसर दिया। और ढेर सारी बधाई देता हूं कि हिंदी पखवाड़ा जो आप 14 सितंबर से प्रारंभ करके और आज उसका समापन कर रहे हैं, और उसमें राहुल जी के पांडित्य पर और राहुल जी के भाषा संबंधी विचार को लेकर के इस पर विद्वानों की आप सब चर्चा भी करेंगे, इसके लिए मैं बहुत ही आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जहां हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की बात होती है तो रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही मजेदार बात कही थी, उसका कोई संदर्भ यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लिखते हैं कि काश 14 सितंबर नहीं आता तो इस दिन से लेकर के और पूरे 15 दिन या 1 महीने तक जो नाटक होता है उस दुख से मैं वंचित रह जाता। भले ही बहुत व्यंग्य में इस बात को उन्होंने कहा था, लेकिन यह बात जरूर है कि पूरे विश्व में किसी भाषा के दिवस को लेकर के केवल हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसका पखवाड़ा है। ठीक है, भारत बहुभाषा भाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं प्राचीन काल से यहाँ बोली जाती रही हैं, लेकिन आजादी के पहले भाषा को लेकर के बहुत सारे विवाद यहाँ नहीं थे। भाषाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं वैश्विक स्तर पर भी। भाषा वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि आज के 10,000 साल पहले जब पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 लाख रही होगी तो 15,000 भाषाएं बोली और समझी जाती थी। और आज पूरे विश्व की जनसंख्या कितने हजार गुना बढ़ गई है, लेकिन भाषाओं की संख्या कुल मिलाकर के 5-6 हजार रह गई है। और यह भी अनुमान है कि
2026-27 तक जाते जाते कुल विश्व के स्तर पर 600-700 भाषाएं केवल रह जाएंगी। कोई भी भाषा जब समाप्त होती है तो वह केवल भाषा समाप्त नहीं होती है। भाषा केवल भावों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं हुआ करती है। भाषा अपने साथ एक बड़ी मजबूत दृढ़ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत लेकर के चलती है। कोई भी भाषा जब मरेगी तो उसके साथ साथ उसकी सांस्कृतिक अस्मिता भी नष्ट होगी। हिंदी को लेकर के आजादी के साथ साथ जो बातें आई, मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराना चाहूंगा। मैं केवल केंद्र में रखूंगा राहुल जी के विचारों को। संविधान सभा की बैठक, उसमें हिंदी को राजभाषा, फिर 15 वर्ष का वो क्यों रखा गया, और जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, और बाद में जाकर के दक्षिण भारत के लोगों को यह महसूस होने लगा, सारा विरोध इसी पर है कि हिंदी हमारे ऊपर लादी जा रही है। राहुल जी को पढ़ते हुए, उनके भाषा संबंधी उनके विचारों को पढ़ते हुए, राहुल जी का व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी रहा है। आप उनके पूरे सर्जन को, उनके विचारों को, उनके चिंतन को अगर आप पढ़ें तो इतनी विविधता और इतनी व्यापकता है कि आश्चर्य होता है। कुल मिलाकर के लगभग 36 भाषाओं का पंडित ज्ञाता, और केवल भारतीय भाषाओं का ही नहीं, तिब्बती भाषा, सिंहली भाषा, रूसी भाषा, अरबी फारसी के और पाली प्राकृत के तो अद्भुत विद्वान। इतनी भाषाओं के पंडित, महापंडित होते हुए हिंदी के संबंध में उनकी अवधारणा क्या है जो औरों से, अथवा मैं कहूं कि भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से पूरी तरह अलग है। जो दक्षिण को लेकर के विरोध आज हो रहा है कि हिंदी हमारे ऊपर लादी जा रही है, इस संबंध में सबसे पहले राहुल जी ने वह कुंजी दी थी, लेकिन शायद वह कुंजी हम भूल गए। आपको उस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। भाषा वैज्ञानिक जिसे बोलियां कहते हैं, राहुल संकेत्यान उसे बोली नहीं कहते थे, उसे भाषा कहते थे। भोजपुरी, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी उनके दृष्टि में बोलियां नहीं हैं, वो भाषाएं हैं। उसी तरह से भाषाएं हैं जैसे हिंदी है। इसको लेकर के राहुल का काफी विरोध भी हुआ था। राहुल जी मानते थे कि कौरवी अर्थात मेरठ और कुरुक्षेत्र के आसपास की जो बोली है वह केवल खड़ी बोली, वह हिंदी है। प्रदेशों की जो भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम है, वो उस प्रदेश की अपनी भाषाएं हैं। राहुल जी का मानना था, वो मातृभाषा पर इतना जोर इसलिए देते हैं कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी जो बोली है वही उसकी मातृभाषा है। पुनः आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा इस पर आप विचार करेंगे। आजादी के बाद जब पहला निर्वाचन का फॉर्म भरा जा रहा था तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मातृभाषा की जगह पर हिंदी नहीं लिखा था, मातृभाषा की जगह पर उन्होंने भोजपुरी लिखा था। अब मेरी बात, और राहुल जी के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि अपनी भाषा जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं, जिस माटी में लोट पोट कर हम बड़े होते हैं, जो हमारी माँ के दूध की भाषा है, वह हमारी मातृभाषा है और वही हमें मौलिक चिंतन प्रदान कर सकती है। राहुल जी भी इस बात को मानते थे। हिंदी क्या है, उनका कहना था कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, बल्कि वह पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। मेरा यह कथन चौंकाएगा बहुत सारे लोगों को कि आप कह रहे हैं कि हिंदी मातृभाषा नहीं है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी हमारे लिए जब मैं कहता हूं तो भोजपुरी भाषा भाषी के लिए, अवधी भाषा भाषी के लिए हिंदी उसी तरह से राष्ट्रभाषा है जैसे तमिल, तेलुगु और उड़िया और कन्नड़ वाले के लिए राष्ट्रभाषा है। हिंदी पूरे राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में, राष्ट्र की ऊर्जा के रूप में, राष्ट्र की ताकत के रूप में, वैसे ही जैसे हमारा राष्ट्रध्वज है, इस रूप में हमारे आदर और सम्मान की वस्तु है यह हिंदी। हेलो जी 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 सुनाई जी, हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा सा जी। तो यह राहुल जी के इस विचार का, उस समय अगर राहुल जी के आलेखों को देखें, राहुल जी ने कोई भाषा वैज्ञानिक संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन राहुल जी ने तमाम ऐसे भाषण और उनके लेखों का, उनके निबंधों का संग्रह हुआ है जिसमें कुछ प्रमुख का अगर हम नाम लेना चाहें तो हिंदी भाषा की प्राचीनता, साहित्य चर्चा,
मातृभाषाओं का प्रश्न, हिंदी ही राष्ट्रभाषा, यह उनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध को हमें पढ़ना चाहिए और रेखांकित करना चाहिए। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण, मागधी का विकास, रूसी भाषा भारत, हिंदी स्थानीय भाषा, बहुत सारे निबंध उनके फुटकर हैं और उनके भाषाओं का संग्रह हुआ है। उसमें राहुल जी यह कहते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भारतेंदु कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा से उनका क्या तात्पर्य है? निज भाषा से भारतेंदु जी का वही तात्पर्य है जो राहुल जी की अपनी मातृभाषा से तात्पर्य है। इसीलिए इतनी भाषाओं के महापंडित होते हुए भी भोजपुरी में नाटक लिखते हैं। और राहुल जी यहाँ तक चले जाते हैं कि हमारी शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। उनका कहना था, राहुल जी भोजपुरी, संगीता जी ने कहा कि मैं आजमगढ़ का हूँ और राहुल जी ही, इतना ही नहीं, राहुल जी बिल्कुल मेरे गांव के पड़ोस के हैं और उनका मूल गांव कनैला ही था। हमारी मातृभाषा माँ की भाषा और राहुल जी की माँ की भाषा एक ही है। पूरे विश्व में राहुल जी चाहे विश्व प्रसिद्ध जितने महापंडित हुए, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति जो लगाव राहुल जी का है वो अद्भुत है। एक चीज और, संगीता जी ने मुझे कहा था कि आपको केवल 10 मिनट रखना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट में मैं अपनी बात को, कुछ प्रमुख बिंदुओं को, पहली बात तो ये हुई कि राहुल जी यह मानते हैं कि जितनी बोलियां जिसको भाषा वैज्ञानिक कहते हैं वो बोली नहीं है, वो भाषाएं हैं। और वहां के निवासियों की, राहुल जी इसके समर्थक हैं, 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर बानी बदल रही हैं। उस क्षेत्र की जो बानी है वही उनकी मातृभाषा है। हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी स्पष्ट कहते हैं कि भारतेंदु से लेकर के, जब भारतेंदु ने ढाला नए चाल में हिंदी को, वहां से लेकर के हिंदी का जो साहित्यिक विकास हुआ है वह उसका गौरव है। और हिंदी को यह ताकत कहां से आई? हिंदी को यह ताकत आई जो राहुल जी एक एक चीजों पर विचार करते हैं। हमारा ख्याल है कि संगीता जी ने बहुत अच्छा ये विषय रखा है। राहुल जी के भाषा विषय चिंतन को लेकर के कम बातें हो पाई हैं। राहुल जी यह विचार करते हैं कि हम तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ को भी राष्ट्रभाषा क्यों न माने। कुछ लोगों ने कहा कि उनको क्यों न माना जाए। राहुल जी तर्क लेते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर जितनी बड़ी संख्या में बोलने और समझने वाले लोग हैं, एक चीज, और दूसरी चीज यह है कि हिंदी के भीतर जो यह विशेषता है कि दूसरी भाषा के शब्दों को लेना, पचाना और अपने प्रकृति के अनुसार ढाल देना, यह विशेषता जिस भाषा में होगी उसकी सर्वव्यापकता और सर्व समृद्धि से कोई रोक नहीं सकता है। यह विशेषता हिंदी भाषा के पास है। और यह ताकत उसकी आती कहां से है? यह ताकत आती है उसकी जन भाषाओं से। राहुल जी बार बार जन भाषाओं को, जन सरोकार से राहुल जी भाषा को जोड़ते हैं। और राहुल जी का यह मानना है, ये बीच में वीडियो गायब हो रहा है, पता नहीं आवाज जा रही है? नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल आ रही है। मैं आश्वस्त हुआ। राहुल जी यह मानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल जी कहते हैं कि भाषाओं का परिवर्तन अपने अंदर एक खास रहस्य रखता है। थोड़ी गूढ़ बात है इसको। भाषाओं का परिवर्तन जब होता है तो एक खास रहस्य पैदा करता है। वह रहस्य क्या है? इस रहस्य के खुलने से मनुष्य के इतिहास पर भी प्रकाश डलता है। भाषाओं के रहस्य से मनुष्य के इतिहास को जोड़ रहे हैं राहुल जी। और राहुल जी कहते हैं कि हिंदी के पास जो यह ताकत आई है, वह ताकत आई है उसकी लोक भाषाओं से। हिंदी संस्कृत उसकी जननी है, तत्सम शब्दों से हिंदी का विकास हुआ। और राहुल जी उस विकास क्रम को भी रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। राहुल कहते हैं कि जब वैदिक संस्कृत थी तो उस समय एक आम लोक संस्कृति दूसरी थी। जब वैदिक संस्कृति व्याकरणिक नियमों से जटिल हुई, गूढ़ हुई, तो हमारे व्यवहार से हटी, और जो लोक संस्कृति थी, इसीलिए उस संस्कृति को क्या कहा जाता है जिसमें माघ, भारवी और कालिदास ने रचना की, वो लौकिक संस्कृत थी। लौकिक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उस लौकिक संस्कृत के से जब वह व्याकरणिक संरचना से जटिल हुई, गूढ़ हुई, तो वो हटी। तो लोक की जो भाषाएं कौन थी? लोक की भाषाएं थी प्राकृत भाषाएं। प्राकृत का मतलब भी होता है, मंजरी जी समझती होंगी, द नेचुरल लैंग्वेज। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से फिर हिंदी का विकास हुआ। यह विकास क्रम
राहुल जी मानते हैं। और इस तरह से राहुल जी हिंदी की ताकत को इन बोलियों की, फिर मैं बोली कह रहा हूं, इन भाषाओं, इन लोक भाषाओं, इन जन भाषाओं को, जन भाषाएं उसकी ताकत हैं। और राहुल जी अद्भुत उदाहरण देते हैं। राहुल जी का एक पाली व्याकरण का कोश है, मैंने थोड़ा पाली का अध्ययन किया है, तो मैंने उस व्याकरण का शब्दकोश भी मैंने देखा, राहुल जी का कोश। तो राहुल जी ऐसे शब्दों को कहते हैं कि ये ताकत कैसे आई। एक दो शब्दों का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और वह उदाहरण ये है कि जैसे आर्य शब्द है, राहुल जी कहते हैं कि आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है, पाली में आकर के वो अय्य बन जाता है, अय्य। और हमारे भोजपुरी में वह शब्द कहा जाता है का अय्या आवा बैठा, वो श्रेष्ठ। संस्कृत का शब्द है दुहिता, दुहिता से पाली में जाकर के वो बनता है धीता, धीता माने पुत्री, और भोजपुरी में का धियवा, धिया बन गया। ऐसे तमाम शब्दों को राहुल जी रखते हैं, और हमारी लोक भाषाओं से हमारी हिंदी की ये ताकत है। तमाम अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी ने अपना लिया है। अंतिम बात, एक बहुत महत्वपूर्ण की तरफ आपका ध्यान एकत्र करना चाहूंगा। जिस समय यह भाषा संबंधी विचार चल रहा था, जिस समय चिंतन कर रहे थे राहुल जी भाषा के संबंध में, उस समय गांधी जी की भाषा की नीति क्या थी आप सभी अवगत होंगे, आप सभी सुधी जन हैं। गांधी जी हिंदुस्तानी को चाहते थे कि देश की भाषा हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तानी माने उर्दू बोलचाल की भाषा, हिंदुस्तानी माने जिसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस में कह रहे थे कि हिंदुस्तानी का प्रचलन हो, जिसमें उर्दू शब्दों की अधिकता हो, बोलचाल उर्दू शब्दों की अधिकता हो। इस हिंदुस्तानी के पूरे विरोध में है राहुल सांकृत्यायन। जिस लेख की मैं बात कर रहा था, हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे मूढ़ लोग हैं जो कि हिंदुस्तानी का समर्थन करने के लिए कहते हैं कि अगर गांधी जी आज रहे होते और हिंदुस्तानी नहीं लागू होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन गांधी जी के न रहने पर हिंदुस्तानी को न लागू करना कृतज्ञता है देश की। हिंदुस्तानी लागू करने का मतलब क्या हुआ कि हमें फारसी लिपि में भी भाषाओं को लिखना होगा, उस लिपि को भी अपनाना होगा, और उर्दू बहुल, अरबी फारसी बहुल भाषा हमें बनानी पड़ेगी। इसके बिल्कुल विरोधी थे। और यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह भी है कि राहुल सांकृत्यायन कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके हटे, या मैं कहूं क्योंकि हटाया गया केवल अपनी भाषा संबंधी इसी नीति के कारण। राहुल जी बिल्कुल विरोधी थे कि उर्दू मिश्रित बोली अथवा दूसरी ऐसे किया जाए, इसके बिल्कुल विरोधी थे। वो विशुद्ध साहित्यिक जो हिंदी थी उसको राष्ट्रभाषा के स्तर पर मानते थे और जन भाषाओं को महत्व देते थे। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 जो आई हुई है, मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार ने जो नई भाषा की नीति बनाई है शिक्षा नीति में भाषा को, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा दिया जाए, यह राहुल जी की दृष्टि है। पूरे आप सिनेरियो में देखिए, और किसी ने इस दृष्टि को विकसित नहीं किया था, राहुल जी ने सबसे पहले कहा था। और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भोजपुरी में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाया जाए, और वो तो साइंस वाइंस की पढ़ाने की बात कहते हैं, वो तो अति पर चले जाते हैं राहुल जी। लेकिन वह तमाम ऐसी इतनी भाषाओं के बीच में राहुल जी का यह मानना है कि जितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जितना क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जितनी राज्यों की भाषाएं हैं, सबका विकास हो, क्योंकि सभी अपनी एक सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर के चलती हैं। सबका अपना गौरव है, सबका अपना विकास होना चाहिए, सबका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर एक भाषा स्वीकार करनी पड़ेगी, और वह भाषा हिंदी भाषा है। यह सीधे और किसी मिलहन की बात वो नहीं करते हैं। कुछ उन्होंने कहा कि हम अरबी फारसी के शब्दों को स्वीकार, उर्दू के शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे हम लिखेंगे देवनागरी लिपि में। तो जो उस समय का था, विनोबा भावे से लेकर के और राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, इधर पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके विचारों के साथ राहुल अपने भाषा संबंधी विचारों को दे रहे थे। और जिन विचारों को लेकर के राहुल अपनी बात को कह रहे थे, वह कहीं न कहीं अतियों से भरा है, कहीं न कहीं विवादों को जन्म भी देने वाला है कि केवल बोली को हम समझ करके हम फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात कैसे करेंगे। बाद में चल करके राहुल के विचारों में थोड़ा परिवर्तन होता है, और राष्ट्र के स्तर पर उस शुद्ध साहित्यिक भाषा की वकालत राहुल करते हैं।
आप उनके उपन्यासों को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, खास करके बोलगा से गंगा की कहानियों को पढ़िए तो आप देखेंगे, या उनके जीवन यात्राओं को अगर आप पढ़िए तो आप देखिएगा कि भाषा के किस व्यापक स्वरूप पर राहुल बात करते हैं। कितनी सारी भाषाएं उनके साथ आकर के मिलती जाती हैं। तो भाषा के संबंध में एक बहुत अच्छी बात है कि आपके इस आज के इस आभासी मंच पर आपने राहुल के विचारों को रखा। राहुल विचार वही है जो भारतीय दृष्टि का विचार है। राहुल मानते हैं कि हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी संरक्षण देना पड़ेगा, वो हमारी हिंदी की ताकत है। और हिंदी को समर्थ करके, और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो 8वीं अनुसूची को लेकर के स्वतंत्रता की बात हो रही है, जिसमें कि 22 भाषाएं सम्मिलित कर दी गई हैं, इसको राहुल भाषा को कमजोर करने का षड्यंत्र मानते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, इस तरह से अगर हम अलग कर देंगे, अगर हम अवधि को अलग करके रामचरितमानस को अलग कर देंगे, ब्रज को अलग करके हम सूरसागर को अलग कर देंगे, तो हिंदी के पास क्या रह जाएगा। ये सारी भाषाएं जिसको हम बोलिया कहते हैं, यह हिंदी की ताकत है। हिंदी माँ के रूप में है। ये सारी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उस माँ की सारी के बेल बूटे हैं। हमें इन बेल बूटों से उस माँ के आंचल को संवारने की जरूरत है, सहाजने की जरूरत है। इसलिए व्यापक रूप में आज हिंदी को लेकर के जो चर्चा हो रही है, वैश्विक स्तर पर जो हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, राष्ट्र के स्तर पर जिस तरह से राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, कार्यालयीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, इसे देख करके राहुल जी निश्चित रूप से जहां भी होंगे प्रसन्न होंगे, क्योंकि भाषा संबंधी नीति, भाषा संबंधी विचार, भाषा संबंधी चिंतन मूल रूप से राहुल का यही था। आज अभ्युदय संस्था के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदी भाषा के पखवाड़े के समय राहुल जैसे महान गणित भाषा के पंडित के उस हिंदी के विचार को लेकर के अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया। और मुझे प्रसन्नता यह भी हो रही है कि इंदु जी के माध्यम से कहाँ बंगलौर, कहाँ जोधपुर, कहाँ काशी, ये सब लगता है कि एक साथ संगम में जुड़े हैं। इस पूरे संगम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अपने वक्तव्य से हम सभी को राहुल जी के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी। और इन दिनों मैंने कुछ पोस्ट भी फेसबुक पर राहुल जी के निबंधों पर और हिंदी पे इनके लेखन पर डाली है। आपका आदरणीय बहुत बहुत आभार, हम कृतार्थ हुए। और अब हम अपने उत्तर प्रदेश की विविध प्रादेशिक प्रस्तुतियों की ओर चलते हैं। मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग पटल पर हैं और कार्यक्रम में जिनकी सहभागिता है, वो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति कुछ पता नहीं चल रही है, वो मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। आप लोगों को वीडियो ऑन रखना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो क्यों ऑफ कर रखा हुआ है? हमारा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य है, और जितना बड़ा राज्य है उतना ही विशाल इसका हृदय भी है। हमारे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। काशी पावन भूमि है, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगम है। और इस संगम में हम साहित्य के कुंभ में चलिए कुछ देर के लिए स्नान करने चलते हैं और उस गंगा के जल का आचमन करते हैं। गंगा माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं इस समय सबसे पहले आमंत्रित करने से पहले मैं दोहे के द्वारा, जो एक साहित्यिक विधा है, एक दोहे से आमंत्रित करती हूँ। गंगा तट पर आइए, कीजे गंगा स्नान, गंगा
तट पर आइए, कीजिए गंगा स्नान, आचमन जल कीजिए, है अमृत के समान कबीरा, है अमृत के समान। बहुत सुंदर, बहुत अपने सुंदर। इसी दोहे के साथ मैं आज की प्रथम सहभागी निधि श्रीवास्तव जी को अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। निधि श्रीवास्तव जी। धन्यवाद मैडम, प्रणाम आपको, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। आपके माध्यम से ही मैं इस कार्यक्रम से जुड़ पाई, और आपके समक्ष मैं आज रामचरितमानस में जब श्री राम जी ने जन्म लिया है उस दोहे और छंद को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है निधि। स्वागत। जी, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण वरमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, दीना वही श्रुति संता, तो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रकट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सुबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न लहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और मैं अंत कर रही हूँ आखिरी दोहे से। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सो पार।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुरीली आवाज है निधि, बहुत धन्यवाद दादी। अपनी प्रस्तुति दी, दोहा चौपाई, जी और राम को आपने प्रकट कर दिया, हमें अयोध्या रामलला के मंदिर पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दादी। अभी आपने पिछले वक्तव्य में सुना और हम सभी को ज्ञात भी है कि हिंदी विश्व की दूसरी भाषा के रूप में जानी जा रही है। तो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व के सभी देशों में तीव्रता के साथ हो रहा है। तो आइए, हमारे बीच में उपस्थित हैं, अमेरिका से जुड़ी हैं डॉक्टर सीमा भारती नीति जी। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के साथ। आपका विषय है हिंदी और विदेशी भाषा, विशेषतः इंडोनेशिया की भाषा। आप अपना इस पर वक्तव्य देंगी। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है सीमा जी, और अपने बीच सुषमा कुलश्रेष्ठ जी भी आ गई हैं। आपका मंच पर स्वागत है सीमा जी। नमस्कार मंचरी जी, इस पटल को नमन करते हुए बहुत अच्छा चल रहा है, और संगीता जी आपका संचालन तो और भी चार चांद लगा रहा है। तो मैं समय ना लेते हुए अपने विषय पे आती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि हिंदी और इंडोनेशिया भाषा, और जैसा आपने कहा कि राहुल कर्त्यान जी ने बहुत भाषाओं का ज्ञान था। तो आप जानते हैं भाषा जो होती है वो जीवंत होती है, हमारी भाग भंगिमा को प्रकट करने का, व्यक्त करने का एक साधन होती है। और वो अगर हम कहा जाए तो एक तरह की कोडिंग है। आप एक सेम शब्द कई बार बोलते हैं, समान शब्द, लेकिन वो उसका अर्थ मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, और अगर कोई और भाषा हो हमारे भारत की ही तो उनके लिए कुछ अलग हो जाता है। जैसे कन्नड़ा में जब हिंदी में नाई बोलते हैं तो आपको महसूस होगा बाल काटने वाला, लेकिन कन्नड़ा में वो कुत्ते के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी, कोई भी हमारी भाषा, वो बस एक कोडिंग होती है। जैसे आज कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें बाइनरी यूज होती है, लेकिन तो भाषा जो भी होती है वो हमारे सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित होती है, और हमारी संस्कृति को जहाँ वो जन्म भी देती है वहाँ हमारी संस्कृति से प्रभावित भी होती है। तो वो दोनों तरफ का उनका एक आपस में जुड़ाव है। तो इसी तरह जैसे अगर आप देखते हैं इंडोनेशिया जो भाषा है, इंडोनेशिया देश पहले हमारी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा था, लेकिन समय का परिवर्तन आया, वहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुयायी ज्यादा हो गए, केवल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है बाली ही बचा है। लेकिन फिर भी पूरे इंडोनेशिया में आज भी घर घर में जो कहते हैं रामायण और महाभारत एज ए मॉरल वैल्यू बुक की तरह हर एक स्कूल में वो लोग उसके नाटक कराते हैं, मंचन होता है। तो उस तरह से आज भी वो संस्कृति, भाषा उनकी और भाषा भी जो है उनकी बहुत ज्यादा हिंदी या संस्कृत से प्रभावित है। जब आप रोज में मतलब यहाँ तक कि आप सोचिए कि वो लोग हैं इस्लाम धर्म के मानने वाले, लेकिन उनके नाम होते हैं इंदिरा देवी, इंद्रावती, सीता, इस तरह के नाम होते हैं। तो जबकि उनसे पूछो तो उनको उसका अर्थ नहीं पता, क्योंकि समय गुजर गया है, लोगों ने वो बातें बताई नहीं। तो ऐसे ही जो भाषा है वो इससे भी प्रभावित होती है कि हमारे देश में किसने साम्राज्य किया। मतलब जैसे भारतीय हमारी हिंदी भाषा है, उसमें संस्कृत के साथ साथ पारसी के, संस्कृत तो हमारी जननी है, या उर्दू के वर्ड समावेश हुए क्योंकि आक्रांता आए, फिर कुछ ब्रिटिश वर्ड का भी। तो इसी तरह जब हमारे देश में जहाँ ब्रिटिश का कॉलोनी थी वहाँ डच कॉलोनी थी, तो समय के साथ क्या परिवर्तन आया कि हमारी जहाँ देवनागरी लिपि है उनकी लैटिन लिपि है। लैटिन मतलब जो हम इंग्लिश में अल्फाबेट लिखते हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका अलग है। वो ए को ए लिखते हैं, लेकिन बी जब लिखते हैं तो जैसे प्रोनाउंस करते हैं, बी उनका होता है बी और ई लगाते हैं साथ में, बी। पी भी ऐसे लिखेंगे, पा, पी,
और ई लगाएंगे साथ में, तो वो स्क्रिप्ट में इस तरह से प्रभाव आया क्योंकि वो डच संस्कृति है। साथ में उन्होंने जो है, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी तो बहुत वैज्ञानिक भाषा है, उसमें क्या कंठ से बोल रहे हैं उनका वर्गीकरण अलग किया है, क्या नासिका से बोल रहे हैं, तो लेकिन ये उतना वैज्ञानिक नहीं है, इसका मूलतः उसी तरह का है जैसे कि हमारी इंग्लिश भाषा का होता है। तो हिंदी में जहाँ हम कर्ता कर्म और क्रिया लिखते हैं, इसमें कर्ता क्रिया कर्म लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में या लैटिन में लिखते हैं। तो जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाती हूँ, अगर बोलूंगी तो उसमें भाषा में जब हम लोग भाषा वो प्रोनाउंस भाषा करते हैं, लेकिन लिखते वो भाषा लिखते हैं। तो सायन माकन माकना, मतलब पहले वो क्रिया लेते हैं, बाद में कर्म देते हैं। तो इसी तरह से जब आप शब्दों पे उनके जाएंगे, जहाँ वाक्य में ये है, शब्द देखेंगे तो मूलतः उसमें हिंदी या संस्कृत के इतने शब्द हैं, बहुत मतलब भरपूर है। जैसे उनकी कुर्सी हमारी कुर्सी है, सेम अर्थ है उसका, कुर्सी अचार ये सब समान अर्थी शब्द हैं। पुत्र पुत्री, गरुड़ा, जटायु, युद्ध, गुरु, छुट्टी, ये सब समान अर्थ के हैं। इवन उर्दू के जो शब्द हैं जैसे सेहत, वक्त, वो भी इसमें समावेशी हैं। साबुन, उत्तर, सेम तरह से भूमि को वो भूमि ही बोलते हैं, हम लोग भूमि कंपा, मतलब कंपा मीन्स अर्थक्वेक, जिसको हम ये कहते हैं भूकंप, मतलब अर्थक्वेक, जिसको हम हिंदी में भूकंप हैं, उसको वो कंपन, हाँ कंपन है, वही वो कंपा बोलते हैं। तो इस तरह से लेकिन वहीं उसमें कुछ विरोध अलग शब्द भी हैं हिंदी का शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग है। जैसे चिंता जो शब्द है, वो चिंता शब्द हम लोग कंसर्न के लिए या परेशान होने के लिए यूज करते हैं, वो चिंता शब्द यूज करते हैं लव के लिए, प्यार के लिए। तो कुछ शब्द हमारी भाषा, मतलब हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जी कोई आवाज आ रही है, क्षमा चाहूंगी। तो इस तरह से अब देखा जाए तो हिंदी वहाँ की सामाजिक भाषा में बहुत ज्यादा, बस लिपि का तो जरूर अंतर है। जैसे मैंने बताया कि समय के हिसाब से जैसे द्रविड़ भाषा की लिपि अलग है, लेकिन उसमें भी संस्कृत या हिंदी के काफी शब्द मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इंडोनेशिया भाषा हमारी हिंदी भाषा के बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप मतलब समझने का थोड़ा सा, जैसे हर भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस तरह से इसमें भी है। इवन शब्दों का जहाँ तक सवाल है, जय, विजय, राक्षस, धर्म, मंत्र, आचार, स्वर्ग, मतलब सभी ये भाषा, अगर आप इन शब्दों को सुनते हैं तो लगता नहीं है कि आप कहीं दूर हैं। तो जहाँ हिंदी संस्कृत की पुत्री है, तो किसी भी रूप में मेरे ख्याल से हिंदी और संस्कृत का या इनका मौसेरी बहन या उस तरह से आप इसको भी कह सकते हैं। मेरे पास मेरे ख्याल से समय की सीमा है, तो मैं यहीं पे, मेरे होने वाला है समय, तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी अपने वक्तव्य को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करना चाहूंगी कि हिंदी भाषा जो है वहाँ पे समय के साथ भाषा का वो चेंज करते रहे। लास्ट 1982 में जो लास्ट उनके प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे, सुहार्तो, उन्होंने चेंज किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे इवन वहाँ के जो कुछ अवार्ड्स हैं, उसका नाम भी महापुत्र मेडल, कालपुत्र अवार्ड, आदिपुत्र अवार्ड, तो इस तरह के हैं। तो हिंदी बहुत ही करीब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी और इंडोनेशिया भाषा के लिए बोलने के लिए, मेरा जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक आपका वक्तव्य रहा जी। हाँ, मंच पे चंदा जी भी आ गई हैं और विभा जी हैं, आपका भी स्वागत है। हार्दिक स्वागत। आगे शुरू कर। नमस्कार मंजरी दीदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तन्मय जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार चंदा दी, सुषमा दीदी, सबको प्रणाम नमस्कार। सभी को नमस्ते। प्रेरणा जी यहाँ है ना उपस्थित? हाँ हाँ है।
संचालिका महोदया, कृपया मेरे समय के बारे में बता दें थोड़ा सा। बस आप आएंगे, आप चिंता ना करें। नहीं, क्रम 2-3 के बाद आपका है। 2 के बाद? 2-3 के बाद, हाँ जी। प्रणाम, मेरा सादर जी प्रणाम। जी। और क्या, आपको सही जगह पे न रखा जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बुलाओ। सही जी। हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है कविता। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। कविता फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। तो कविता भी बच्चों की तरह होती है जिनकी अनंत उड़ान होती है और वो अनंत आकाश में अपने सपनों और अपनी कल्पनाओं को लेकर उड़ते हैं। तो आइए, हमारे बीच में प्रेरणा पांडे जी उपस्थित हैं प्रयागराज से अपनी कविता की प्रस्तुति के साथ। प्रेरणा जी सादर आमंत्रित हैं। जी प्रेरणा ज्योति। प्रणाम आदरणीय संगीता मैम जी एंड सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं प्रेरणा ज्योति पांडे प्रयागराज से। ये रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सप्ताह चल रहा है, तो मैं अपनी कविता तो सुनाने का दुस्साहस कर ही नहीं सकती, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर मेरे बचपन से बहुत ही प्रिय कवि रहे हैं। तो आज मैं उनकी रश्मि रथी से तृतीय सर्ग का काव्य पाठ करूंगी। स्वागत है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ये उस समय का वर्णन है जब पांडव अज्ञातवास से वापस आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको दुर्योधन कुछ गांव या कुछ भूमि दे दे जिससे वो अपना आगे का कार्य करे। तो वो दूत के रूप में यहाँ पे श्री कृष्ण को भेजते हैं। तो श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास, कहते हैं 5 पांडव है, 5 गांव आप उनको दे दीजिए। तो दुर्योधन ने अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए यहाँ पे श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का आदेश देता है। तो यहाँ पे उसी का वर्णन है। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिव्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत
काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है पर क्या जंजीर बड़ी लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा विकराल, फणशेष नाग का डोलेगा विकराल, काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण दूत से छूटेंगे, 22 सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस पटल पर ये मेरी सबसे पसंदीदा कविता रही है और कहीं न कहीं मेरा ये स्वप्न था कि मैं इस काव्य का कभी न कभी पाठ करूं, तो आज ये मंच देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आगे बहुत सुंदर रही, पढ़ने का जो वाचन का जो तरीका है वो भी अति सुंदर। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रीति श्रीवास्तव जी यहाँ है क्या? जल्दी जल्दी थोड़ा करना संगीता। हाँ, प्रीति श्रीवास्तव जी, प्रीति श्रीवास्तव जी। जी मैम। हाँ है। हमारी हिंदी में कहानी बहुत प्रसिद्ध है और जब कहानी हम लिखते हैं या कोई भी लिखता है तो उसमें उसका सारा पूरा चरित्र चित्रण होता है, सामाजिक यथार्थ होता है और कहानी हमारे समाज से भी ली जाती है, लेकिन कहानी का एक दूसरा और छोटा भाग भी होता है जिसे हम लघु कथा कहते हैं। आइए हमारे बीच में प्रीति श्रीवास्तव जी हैं अपनी लघु कथा के साथ। प्रीति श्रीवास्तव जी बनारस से हैं। आमंत्रित करती हूँ आपको मंच पर। प्रीति श्रीवास्तव जी। प्रणाम मैम। मंच को भी प्रणाम और सभी यहाँ जितने भी उपस्थित आदरणीय जन सबको प्रणाम। संगीता मैम का बहुत बहुत आभार, उनके द्वारा ही ये संभव हो सका कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और इस मंच का भी बहुत बहुत आभार जिसने मुझे ये मौका दिया। तो आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं, एक लघु कथा जिसका शीर्षक आप कह सकते हैं कि सपने सच होते हैं। एक लड़का था जिसे संगीत में बहुत ज्यादा रुचि थी। उसने खुद से ही अपने आप से ही अभ्यास करने की कुछ शुरुआत कर दी और बहुत अभ्यास किया, लेकिन उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था कि हाँ आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस राह पर वो आगे चले या न चले। तो उसने सोचा कि लोगों को सुनाकर देखता हूँ कि क्या इसका परिणाम आता है। वो गिटार लेकर निकल पड़ा और गीत सुनाने लगा। लोग उसके गीत को सुनते तो मुस्कुराते भी, पर कोई भी उसे तसल्ली नहीं देता और ना उसे खुद को ये तसल्ली हो पाती कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़े या ना बढ़े। एक दिन उसने देखा कि एक गली से म्यूजिक टीचर आ रहे थे। वो दौड़ के उनके पास गया, उसने उनसे गुजारिश की कि क्या आप मुझे अपना 5 मिनट देंगे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं। तो उसने अपना म्यूजिक, उन्हें संगीत अपना सुनाना शुरू किया।
और बड़ी तन्मयता से वो सुनते हैं। तो वो उन्हें देखने लगा, क्योंकि वो संगीत के अध्यापक थे, तो उसे बहुत घबराहट होने लगी, बिल्कुल नर्वस हो गया। लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी और कुछ भी उसको आता था संगीत में, वो सब कुछ उसे सुनाया। और फिर उसने टीचर से पूछा कि कैसा रहा, तो टीचर ने कहा अच्छा था, पर आग नहीं थी आप में। ये सोचकर वो बिल्कुल नर्वस हो गया कि सने, अब तो वो इतना नर्वस हो गया कि वो घर गया और उसने कहा कि अपने घर वालों को ये ऐलान कर दिया कि अब मैं संगीत की बात ही नहीं करूंगा, कि जब संगीत टीचर ने ही कह दिया कि मुझे ये काबिलियत नहीं है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा और मैं बिजनेस करूंगा। और वो बिजनेस करने की सोचने लगा और उसने बिजनेस डाल भी दिया। 2-3 साल तक उसने बहुत कोशिश की, प्रयास किया और उसने अपना बिजनेस उसका चलने लगा, बहुत वो उसमें सफल हो गया। और जब पैसे कमाने लग गया दूसरे शहर में, और एक बार बहुत सालों के बाद जिस शहर में वो एक दिन मार्केट में निकला, तो उसे वही संगीत के अध्यापक वहाँ मार्केट में मिले। वो दौड़कर उसने उनके पास गया, उनके चरण छुए और उसने उनसे कहा कि सर, आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे, मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसे आपने कहा था कि तुम में आग नहीं है। तो आपने सच कहा था सर कि मैं शायद उसमें सफल नहीं हो पाता, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये कैसे जान पाए, कि मतलब आपको कैसे पता चला कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ खास नहीं, मेरे तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैं सबसे कहता हूँ कि तुम में वो आग नहीं है। जिनमें आग होती है वो मेरी बात ही सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कहानी बस ये संदेश देती है, कहानी का मूल यही है कि अगर आपने कुछ करना है तो आप अपने दिल की सुने, दुनिया की नहीं। जो अपने दिल की सुनते हैं वो कर जाते हैं, जो दुनिया कहती है कि हो ही नहीं कर सकता। और 2 पंक्तियों में बस यही कहना चाहूंगी कि ख्वाब टूटे हैं, हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं, हौसले अभी जिंदा है, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही कहना चाह रही हूँ कि सपने देखिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वैसे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। सुंदर प्रीति, बहुत सुंदर आपने लघु कथा सुनाई और मैं अच्छी। समय के अंतर में ही सुना लिया। हाँ, और अब हाँ। मैं आगे बढ़ती हूँ। अनामिका आर्ष जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं आमंत्रित करती हूँ अष्टविजा जी को बुला लो। सुधा गुप्ता जी को। उत्तर प्रदेश हमारा हर कला, संस्कृति, साहित्य सभी का एक मिला जुला संगम है। तो आइए हम लोग सुनते हैं सुधा जी को उनके वक्तव्य के साथ उत्तर प्रदेश की विशेषता और हिंदी का कैसे जुड़ाव है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं जो हिंदी को जोड़ती है। तो आइए हम सुनते हैं सुधा गुप्ता जी का प्रणाम। आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद संगीता जी। मैं उपस्थित हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अपनी कुछ बातों को रखने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं मंच को और सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूँ। हिंदी जो है वह जन जन की भाषा है। मैं हिंदी को नमन करती हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का माध्यम भी हिंदी ही रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और आज ये विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जब हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं तो उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। तो हिंदी सरल और सुगम्य, हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं और दूसरे के विचारों को भली भांति ग्राह्य कर पाते हैं। तो मेरे विचारों से तो हिंदी ही हमारे विचारों की आदान प्रदान की सुस्पष्ट और सहज भाषा है। जब हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की धारणा
मन में आती है तो सर्वप्रथम भाषा की बात सामने आती है, और भाषा के बिना तो सारी सृष्टि ही गूंगी है। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु दुख इस बात का भी है कि काफी प्रयासों के बावजूद आज तक हिंदी भाषा उपेक्षित है। यद्यपि हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा है, फिर भी यह स्वाभिमान की भाषा नहीं बन पा रही। आज पश्चिम के आंधी में हिंदी उदासीन हो जाती है। यद्यपि आजादी के आंदोलन की धारा को भी धार देने के लिए देश स्तर पर एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ी, और जिससे जन जन तक स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश पहुंच सके। तो आंदोलन के नेताओं का संदेश पहुंचने का सबसे सुंदर भाषा मिली हिंदी, जो आंदोलन के विस्तार को उसके प्रखर होने के लिए संपर्क की भाषा की जरूरत महसूस हुई, और हिंदी ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी। किंतु स्वतंत्रता के बाद हिंदी के अपने भाग्य पर मानो कलंक सा लग गया, परिणाम विपरीत दिखने लगा। महात्मा गांधी ने अपने पत्र हिंदी नवजीवन में लिखा, इस विदेशी भाषा के माध्यम ने बच्चों के दिमाग को शिथिल बना दिया है, उनकी स्नायुओं पर अनावश्यक जोर डाला है, उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया तथा मौलिक कार्यों और विचारों के लिए सर्वथा अयोग्य बना दिया। आप ये क्यों नहीं देखते कि आज जितने भी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? आ रही है। जितने विकसित देश हैं, क्या वहां निज भाषा की अवहेलना हुई? क्या जापान, चीन, अमेरिका जैसे संपन्न और तकनीकी में दक्ष देशों ने कभी जापानी, चाइनीज भाषाओं से हटकर कोई कार्य किया? ये ध्यान दीजिए कि हम जितना परिश्रम हिंदी को वास्तव में सीखने में लगाते हैं, उतने में ही न जाने हम और कितनी प्रगति कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रसन्नता की बात तो यह है कि अब बैंकों में, निजी तथा सरकारी संस्थानों में भी हिंदी में कार्य होने लगा है। कोर्ट कचहरी कोई अंग्रेजी ज्ञान के अभाव में वकालत नहीं कर सकता, अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, उसे भाषा के द्वारा परेशान होना पड़ेगा। इसके लिए कचहरी हिंदी शब्दकोश प्रकाशित हो चुका है। मैं यह कदापि नहीं कहती कि अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार अंग्रेजी बिल्कुल अवहेलना की जाए, किंतु विदेशी नीतियों को सीखने और समझने के लिए अंग्रेजी ज्ञान क्या आवश्यक है। यह संपूर्ण भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार तथा सम्मानित ढंग से स्वीकार होना ही चाहिए, क्योंकि निज भाषा उन्नति है तब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा नहीं का शूल। तो अपनी भाषा अपने देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी राजभाषा है, उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, वह सम्मान की योग्य है, उसे सम्मानित किया जाए, और हम उसके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। हालांकि इस विषय में अब उत्तर प्रदेश की विशेषता है। 4 मिनट हो गया क्या? अरे समय हो गया, 4 ही मिनट का समय था, ये तो 4-5 मिनट हो गया। अच्छा, 2-4 लाइन और। अरे बोलिए, समय हो गया है। भारतवर्षी होने का गर्व है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, इसका भी गर्व कम नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य स्थल अयोध्या नगरी देखें, या फिर 16 कलाओं में निपुण
प्रेम अवतार भगवान जी श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा का रसपान करना चाहे या कृष्ण लीला के आनंद लेना चाहे, उत्तर प्रदेश का ही हमारे सामने एक स्वरूप उपस्थित होता है। जी जी जी, धन्यवाद। आपको बाद वाला ही बोलना 4 चाहिए। मिनट तो बहुत जल्दी भाग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय निकल गया, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा आगे। हाँ चलो, नहीं नहीं सुंदर जरूरी है। वक्तव्य आपका रहा। धन्यवाद। बहुत हिंदी सुंदर। की बात हो, कहानी की बात हो और प्रेमचंद जी का नाम न आए, ये असंभव बात है। दुनिया में रंगमंच पूजा का है मंचन और देखेंगे। सभी एक कलाकार जो यहाँ अभिनय कर रहे हैं, हम सब अपना अपना अभिनय बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं बनारस के ही वरिष्ठ और बहुत विशिष्ट ख्याति लब्ध साहित्यकार, अरे नाटककार, कलाकार कह लो, अष्टभुजा मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। आप प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र पर अपना अभिनय प्रस्तुत करेंगे। सर सादर आप आमंत्रित हैं। अष्टभुजा मिश्रा जी आइए, अवतरित होइए। मैं उपस्थित हूँ, सबको प्रणाम के साथ। स्वागत है सर। बहुत आपको स्वागत। इस पटल के माध्यम से काशी लिया चलता हूँ, जहाँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है और उनकी ख्याति लब्ध कहानी मंत्र समय बहुत सीमित दिया गया है। मैं चाहूंगा जी मुझे आपके लिए है समय थोड़ा। जी मैडम कुछ कह रही हैं? कह रहे आपके लिए है समय थोड़ा, आप ही को तो जी अष्टभुजा जी, आपका विवरण देख करके ही जी बाकियों को वेशभूषा ही आकर्षित कर रही है अष्टभुजा जी। आइए आपको लिए चलता हूँ काशी जी। और सबसे पहले नौटंकी के छंदों के माध्यम से काशी और मुंशी जी के ग्राम की वंदना और अपनी कहानी से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो धन्य धन्य काशीपुरी और त्रिभुवन में विख्यात और कण कण में बसते हैं शिव जी महिमा वरण न जात। तो भाई महिमा वरण न जात, 7 पुरियों में है ये महान और राजधानी ये सकल विद्या की जाने सकल जहान। तो भाई काशी में ही सुंदर सा एक गाँव और जन्मे मुंशी प्रेमचंद जी, यही था उनका ठाव। तो मंत्र है उनकी ऐसी कहानी सुजन। आज जिस कहानी का मंचन, जिसका छोटा सा हिस्सा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कहानी का सार इस बारह तबील में। तो मंत्र है उनकी ऐसी कहानी सुजन और जीवन जीने की शैली पढ़ाती हमें, और जीना अपने लिए तो सभी जानते, जीना अपने लिए तो सभी जानते, कैसे परहित में जिए सिखाती हमें, जीना अपने लिए तो सभी जानते। तुम सरस्वती राह दिखाओ और आगे कदम बढ़ाए, और प्रेमचंद की मंत्र कहानी आज यहाँ दर्शाए। कहानी मंत्र एक ऐसे गांव के बूढ़े भगत की कहानी है, जो भगत कभी अपने लिए जिए ही नहीं,
सदा दूसरों के लिए उनके जीवन समर्पित रहा। भगत के 7 औलादें रही, लेकिन एक एक करके सभी चली गई। अंतिम औलाद वो भी आज बीमार है। आज वो भगत, उस भगत की कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो सांप का मंत्र जानता है, सांप का विष उतारने का मंत्र जानता है। 10 कोस से अगर उसे पता चल जाए कि किसी को सांप ने काटा है, तो भगत अपनी बूढ़ी उम्र के बावजूद रुक नहीं पाते हैं, अपनी लाठी उठाते हैं और दूर दूर तक लोगों के मंत्रोच्चार के लिए पहुंचते हैं। आज उसी भगत के छोटे, सबसे छोटे और इकलौते बेटे जो बीमार पड़ा है, आज वो डॉक्टर के पास लेकर के पहुंचते हैं। आइए डॉक्टर का और उनका संबंध, ये संबंध बताता है कि हमारे गांव और हमारी शहर की जो प्रकृति है, जीवन जीने की शैली है, किस प्रकार से दोनों में भिन्नता है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों में भिन्नता किस प्रकार से, आइए देखते हैं। बूढ़ा भगत अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हुआ है। आए। बहुत दूर से आवत बाकी मन में आस लगाए, बचवा हमारे बीमार बहुत बा, होके बचाए। डॉक्टर बाबू, भाई हमारा बच्चा बहुत बीमार बा, एकरा के बचा ली डॉक्टर बाबू, एकरा बचा ली। मैंने कह जो दिया, कल सुबह आओ तुम, इस समय तो मरीजों को देखूं नहीं, खेलने का मेरे अब समय हो गया, जो नियम है मेरा उसको तोड़ूं नहीं। कल आना, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूं खेलने, वहां पे मैं इंतजार कर रहे होंगे मेरे दोस्त, मैं अभी रुक नहीं सकता। कल सवेरे आना, मैं तुम्हारे बच्चे को देख लूंगा। तोहरे रहम करम पे इधर आए, तोहरे रहम करम पे इधर आए, दीनताई पे हमरे रहम खा जरा, तोहरे रहम करम पे इधर आए हो, दीनताई पे हमरे रहम खा जरा, और साथ लेकर में के बचल हो हुजूर, साथ लेकर में के बचल हो हुजूर, यह बुढ़ौती पे हमरे तरस खा जरा, साथ लेकर में के। मेरी बातें समझने की कोशिश करो, एक ही रट लगा जब से आए हो तुम, मैं हूं पाबंद सुन लो समय का बड़ा, देख लूंगा इसे कल सुबह लाओ तुम। डॉक्टर साहब, मेरा टाइम हो गया, बात समझो। बूढ़ा बूढ़ी के आँखी के तारा हुई, बूढ़ा बूढ़ी के आँखी के तारा हुई, जो ही मर जाई समझा
कि मर गई हूँ, बूढ़ा बूढ़ी के आँखी के तारा होई, बूढ़ा बूढ़ी के आँखी के तारा होई, जोई मर जाई समझा कि मर गई हूँ, और तोहरे इज्जत में बढ़ती हमेशा रहे, तो के ईश्वर से बढ़ के समझ आई हो, तोरे इज्जत में बढ़ती हमेशा रहे। ठीक, कला सुन डॉक्टर के बैन हो गए, बुढ़ऊ बहुत बेचैन, और इन संजमनियों सिखावे उनके आज के जेंटलमैन, और ऐसन संस्कृति देख शहर के मुँह ना निकले बैन, और ऐसन संस्कृति देख शहर के बुढ़ऊ बेचैन, बूढ़ऊ उदास धैले घर के डगरिया, उदास धैले घर के डगरिया, हो होई गई ये मनवा होई गईले मनवा ओही कारी रतिया ललन चली बसले, ओही कारी रतिया ललन चली बसले, के टूटी गईले जिंदगी के आस हो, टूटी गईले जिंदगी के आस। ओ रामा 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 हो। और इस प्रकार बूढ़े भगत के अंतिम घर का अंतिम चिराग जला गया। समय बीतता रहा। आज डॉक्टर साहब के यहाँ बड़ा उत्सव था, उनके बेटे का जन्मदिन था, और उसी जन्मदिन में उनके बच्चे को सांप पालने का शौक था। दोस्तों ने कहा, भाई सांप नहीं दिखाओगे? लोगों के कहने पर उनके बेटे ने सबको सांप का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन हमेशा उनके साथ रहकर पालतू सांप इस बच्चे को नस लिया। समय बीतता गया, सांप का जहर चढ़ता गया, और परिस्थिति ये आई कि अब डॉक्टर साहब ने हार मान लिया, और किसी से सुनकर बूढ़े भगत, उन्हें याद था कि यही वो डॉक्टर चड्ढा है जिन्होंने उनको बेटे को देखने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उनके गुरु ने जो कहा था कि नहीं बच्चा, अगर कहीं तुम सांप के विष की बात सुनना, सांप काटने का नाम सुनना, तो जरूर पहुंचना। और यही संकल्प उन्हें सोने नहीं दे रहा था। रात बुढ़िया के सोने के बाद लाठी उठाए डॉक्टर के घर पहुंचे, और मरणासन्न पड़े उनके बेटे को उन्होंने अपने मंत्र द्वारा पुनर्जीवित किया। यही है गांव
और शहर की संस्कृति में फर्क मित्रों यही है। हमारे गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, और यही इस मंत्र कहानी की परिणति है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बधाई आप। बहुत सुंदर अद्भुत अनुभव, बहुत अद्भुत डायलॉग डिलीवरी, मैंने सीमित उसमें आपने इतना अच्छा कर दिया, बहुत सुंदर। लेकिन इतने ही समय में आपने मंत्र कहानी का जो सारांश अपने अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया है वो बहुत सुंदर। हार्दिक बधाई आपको। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। किसी भी समाज की लोक संस्कृति ब्रह्मा की भांति अवर्णनीय है। समाज में प्रचलित होने वाले भाव और जीवन की विविध प्रवृत्तियां ही संस्कृति हैं। जैसे हमारा व्यवहार, आचरण, संगीत, कला, कौशल, चाल चलन, धार्मिक अनुष्ठान, व्यवहार, ये सब लोक संस्कृति के ही अंग है। और ये सब हमारे समाज की ऐसी सुनहरी मोतियां हैं जिन्हें गूंथ कर एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं अर्चना अवस्थी जी को, जो हिंदी और लोक संस्कृति का संबंध विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। हिंदी और लोक संस्कृति। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। और सभी से आगे सभी से निवेदन है, थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। मंच को सादर नमन, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अष्टभुजा जी के बाद तो लगता है कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ जी। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ, सभी को नमन है। मेरा जो विषय है लोक संस्कृति और हिंदी। लोक का अर्थ है जन अर्थात लोक, और संस्कृति अर्थात जीवनचर्या, खान पान, रीति रिवाज, बोली भाषा, पहनावा इत्यादि। आर्यावर्त से लेकर भारत तक लोक संस्कृति का जो भाव है वो अक्षुण्ण है। और जैसे कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे यहाँ, क्योंकि संस्कृत हमारी आदि भाषा है और उस भाषा के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो उससे हिंदी में आई। और जो जितने हमारे तिथि पर्व सभी चीजें हैं, सबकी जो लिपि है वो लिखने के देवनागरी से, और हमारी जो कथाएं हैं वो सब ज्यादातर संस्कृत से आई, हिंदी में है। इस प्रकार से जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वही स्वर व्यंजन वो सब चीजें पढ़ते हैं, उसी के आधार पर हिंदी और लोक संस्कृति का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। तो व्याकरण और भाषा इत्यादि के रूप में भी बच्चे हिंदी को उसी तरह से पढ़ते हैं और वही चीजें वो अपने जीवन में भी अपनाते हैं, वही बोलचाल में सब कुछ चलता रहता है। वो हमारी ज्ञान परंपरा और आश्रम इत्यादि में जब भी देखा जाता है, जो शब्दावली है वो बहुत सरल भी शब्दावली प्रस्तुत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि ढाई आंखें प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। नरोत्तम दास जी कहते हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धुए। लोक संस्कृति में लोक गीतों का मधुरतम रूप हमारे 16 संस्कारों को एक पुष्पित उद्यान की तरह सजाता है। जैसे कृष्ण जन्म पर कहते हैं हुए देवकी के लाल जच्चा यशोदा भई, पूरे गोकुल में खूबे बधाई बजी। राम सीता विवाह पर कहते हैं पाप भय सब दूरी, जनक के रघुवर बंदरा ब्याह नाए। बच्चे के जन्म पर कहते हैं जुग जुग जिये सुललनवा, भवनवा के भाग जागे। कजरी है ये माता जी के लिए, मैया कब देबू दर्शनवा, अब तो चढ़ल सवन माना। ये कजरी है। तो ये सब चीजें जो बच्चे सुनते हैं उनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर इसका असर होता है, वो ध्वनि उनको प्रिय लगती है और उसके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो हिंदी कभी भी हमसे, हमारे देश में अलग नहीं है, सबसे ज्यादा सर्वमान्य भाषा है और इसके माध्यम से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बड़े और छोटे का कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो सभी बहनें एक बराबर नहीं हो सकती,
कोई बहन बड़ी होगी, कोई बहन सबसे छोटी होगी, बाकी बीच की होती है। इस प्रकार से हमको ये मानना पड़ेगा कि हिंदी जो है हमारी वो शीर्ष भाषा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यवधान आते हैं उनको समाप्त करना होगा। इस प्रकार से जैसे हमारे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि हैं, उनको भी संस्कृत से टीका टिप्पणी के साथ हिंदी में करके और जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको अपनी चीजों को बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना है। कोई भी राजनीति नहीं, इसमें शुद्धता के साथ बच्चे और भारत, हिंदी भारत की भाषा है, इसलिए उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ये चीज बहुत अच्छी है कि जब 4 कोस पर वाणी बदल रही है तो आगे का जो कार्य है वो भारत की जितने हर प्रदेशों की जितनी भाषाएं हैं उनमें उनको भी समानता के साथ सबको ले चलना है। लेकिन जो एक बड़ा है वो बड़ा रहेगा। जय भारत, जय भारती, जय हिंदी। अरे वाह वाह, गजब गजब, बहुत सुंदर, एकदम समय और संस्कृति ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अर्चना दी, संगीता जी बहुत आपने बताई। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैल बाला अग्रवाल जी को आगरा से। शैल बाला जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। शैल बाला जी नहीं है तो आगे बुला लो। नहीं अच्छा है जी जी। हाँ शैल बाला जी आइए आइए। वो बहुत जुड़ना चाहती हैं, वो जुड़ नहीं पा रही हैं, दिख रही हैं। अब शैल बाला जी वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट होइए। आप अपने आप को व्यवस्थित करें, तब से हम ज्योति श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर लेते हैं। ज्योति श्रीवास्तव जी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। लोग आज मैं आप लोगों 2 शब्द मैं बोल दूं। हाँ ठीक है। और 2 शब्दों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे जन्म का है ढोलक ना बजोला, सोहर ना गवोला, होता है हमारे जन्म पे रोई बाबुल दादुल हो। ये है हमारी लोक संगीत, हमारा बहुत सुंदर संगीत। और इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति श्रीवास्तव जी को, जौनपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सादर आमंत्रित हैं ज्योति जी। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश का ही एक लोकगीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। धरती हरियल हरियले, सावना रंग चढ़ियले, हो गोया झूमे झूमे झूले झुलवा, गीतिया कढ़ैबे, हो गोया झूमे झूमे झूले झुलवा, गीतिया कढ़ैबे, हो पिया मधुबन में आइला बहाय के, मन मोरा नाचे रे मगनवा, की मन मोरा नाचे रे मगनवा, हो गोया मधुबन में आइला बहाय के, मन मोरा नाचे रे मगनवा, की मन मोरा नाचे रे मगनवा, की मन मोरा नाचे रे मगनवा, की मन मोरा नाचे रे
मधुबन में आइला बहार कि मन मोरा नाचे रे मगनवा, कि मन मोरा नाचे रे मगनवा। अब की सवाल सखी झुलवा पड़त है, कुहुक कुहुक कोयलिया बोलत है, कुहुक कुहुक कोयलिया बोलत है। हो मोरा जियरा उड़त ले पै कि अब मोरा बस रे सपनवा, कि अब मोरा बस रे सपनवा। हो गोया मधुबन में आइला बहार कि मन मोरा नाचे रे मगनवा, कि मन मोरा नाचे रे मगनवा। रंग रंग ले आए मोरे घरवा सुअंगना, महके सुघर घर मेहंदी कांगना, महके सुघर घर मेहंदी कांगना। हो तनी ऐसन कराइदा श्रृंगार कि झुके झुके देख ले गगनवा, कि झुकी झुकी देख ले गगनवा। हो पिया मधुबन में आइला बहार कि मन मोरा नाचे रे मगनवा, कि मन मोरा नाचे रे मगनवा। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति। शैलबाला जी आ गई हैं। बहुत सुंदर। नमस्कार। शैलबाला जी आ गई हैं, देख लेना संगीता। सभी को धन्यवाद। आपने इतना अच्छा आयोजन रखा है। ये मैं प्रबुद्ध मंच को नमस्कार करती हूँ और अभिवादन करते हुए मैं ये कहूंगी कि ये हिंदी पखवाड़े का समापन दिवस है। कुछ दोहे लिखे हैं हिंदी के ऊपर कि हिंदी के पखवाड़े में होता है हिंदी का श्राद्ध। श्राद्ध और ये एक साथ होते हैं। हिंदी के पखवाड़े में होता है हिंदी का श्राद्ध, फिर भी तो फिर तो देखें इस तरफ लाखों में एक आध, क्या तो देखें इस तरफ लाखों में एक आध। और हिंदी हिंदी की रटन, हिंदी की रटन रहती है दिन चार, फिर तो है वह मांगती निज घर में अधिकार, फिर तो है वह मांगती निज घर में अधिकार। घर में ही हम कर रहे हिंदी से दुत्कार, अंग्रेजी माध्यम पढ़े बच्चों का सत्कार, अंग्रेजी माध्यम पढ़े बच्चों का सत्कार। और हिंदी सबको भा रही मिलता है सम्मान, अपने घर में झेलती नित्य नया अपमान, अपने घर में झेलती नित्य नया अपमान। दूसरे की थाली में क्यों दिखे पकवान, दूसरे की थाली में क्यों दिखे पकवान, अपनी थाली देखकर क्यों होते हैरान, अपनी थाली देखकर क्यों होते हैरान। और विभिन्नता में एकता भारत का गुण एक, क्षेत्रवाद अरु भाषावाद ने मेकी सारी टेक, क्षेत्रवाद और भाषावाद ने मेकी सारी टेक। पत्नी तो हिंदी रही अंग्रेजी से प्रेम, प्रेमिका का आकर्षण ज्यादा होता है। पत्नी तो हिंदी रही अंग्रेजी से प्रेम, जैसे फोटो मढ़ रही हो सोने के फ्रेम, जैसे फोटो मढ़ रही हो सोने के फ्रेम। लगती है सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर, लगती है सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर वाली भा रही लगे चटपटी चाट सरासर, लगे चटपटी चाट सरासर। और गर्मी में मन भाता है शीतल सुखद समीर, गर्मी में मन भाता है शीतल सुखद समीर, साहित्यकारों को ही लगे निज भाषा की पीर, साहित्यकारों को ही लगी निज भाषा की पीर। प्रवेश मिला हिंदी स्कूल में तो आता है रोष, प्रवेश मिले हिंदी स्कूल में तो आता है रोष। बच्चा तो पीछे करे हम करते अफसोस, बच्चा तो पीछे करे हम करते अफसोस। बदलेंगे हम सोच अपनी तब होगा कल्याण, बदलेंगे हम सोच अपनी तब होगा कल्याण। हिंदी तब पाएगी अपना उच्च स्थान, हिंदी तभी पाएगी अपना उच्च स्थान। और अंतिम दोहा है, कॉन्वेंट स्कूल की नित बढ़ती है फीस,
कॉन्वेंट स्कूल की नित बढ़ती है फीस, पोता पूछे दादा से क्या होता 19, पोता पूछे दादा से क्या होता 19। तो ये एक बड़ी बहुत सुंदर, बहुत विडंबना है कि अपने बहुत देश बहुत में अच्छा शहर वाला जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अपने सुंदर देश में ही ये हालत है, दुर्दशा है हमारी हिंदी की। मैं 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन में जब गई थी मॉरिशस, तो मैंने वहां ये देखा कि उनको अपनी भाषा से प्यार है, साथ में हिंदी से प्यार है, क्योंकि वो अपने को लघु भारत कहते हैं। और हमारे देश में ये हाल है। वैश्विक हिंदी, वैश्विक विश्व में हिंदी का स्थान, ये हमारा विषय था। और मैंने वहां पत्र पढ़ा था। जब मैंने उस समय जो शोध किया था, उस शोध कार्य में देखा था कि अमेरिका वगैरह में कंपलसरी हिंदी पढ़ा रहे हैं प्राइमरी से। हमारे यहाँ सब कुछ हुए। बहुत सुंदर, बहुत शैल वाला जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत संगीता, संगीता, संगीता को दिक्कत हुआ? हिंदू जी वो बाहर निकली थी वापस। अच्छा, नहीं वो जुड़ी है पर म्यूट है दीदी। कोई बात नहीं, आगे अब हम चलते हैं आगे। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कार्यक्रम जो विविध हमारी प्रस्तुतियां थी वो लगभग समाप्त है। और मैं अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षा अपनी बड़ी प्यारी डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने उद्गार, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी। इंदु जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की शाखा के प्रमुख डॉक्टर मंजरी पांडे जी और डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने ये बहुत बहुत सुंदर मंच सजाया है। समय चूंकि अधिक जरूर हुआ है, तो और आज के हमारे इस मंच के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर तन्मय भाई का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और उसके साथ ही डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, जो कि विशिष्ट वक्ता थे, बहुत सुंदर बातें बताई हैं। और बाकी सबों ने, मुझे लगा कि पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ छा गया है। तो पता नहीं, अभी लास्ट में जब लोकगीत सुनाया गया तो पता नहीं, मुझे अपने बचपन का एक लोकगीत याद आ गया है। समय को देखते हुए मैं सिर्फ 2 पंक्तियां उसकी सुना करके, और उसके बाद हम, बल्कि तन्मय भाई को सुनना ज्यादा आनंद, बस इसके बाद आपको सुनूंगी, आनंद का अवसर होगा तो उनको सुना जाएगा। तो 2 पंक्तियां मैं लोकगीत आज सुना देती हूँ। आज मेरा मन हो गया कि मैं लोकगीत सुना दूं। बहुत एक बार सबको धन्यवाद देते हुए। और बचपन में इस लोकगीत पर ना मैंने नृत्य किया था अपने स्कूल में, जब मैं बहुत छोटी थी। तो वो वाला लोकगीत आज आप लोगों को सुना रही हूँ। नव की कमनिया की बाली उमरिया, झूम झूम हो सब मिल काटे खेसरिया, झूम झूम हो सब मिल काटे खेसरिया, काटे खेसरिया, काटे खेसरिया, झूम झूम हो सब मिल काटे खेसरिया, छोटे छोटे लइकन खेले खलिहनवा, छोटे छोटे लइकन खेले खलिहनवा, चंदा तरीगन उगल आसमनवा, चंदा तरीगन उगल आसमनवा, मस्ती में झूम रही खेत में रहरिया, झूम झूम हो सब मिल काटे खेसरिया, झूम झूम हो सब मिल काटे खेसरिया। बहुत सुंदर। उत्तर प्रदेश ये देखिए उत्तर प्रदेश का असर है। उत्तर प्रदेश ने रंग ही लिया। रंग लिया। और अभी 2 पैरा और है, बड़े सुंदर हैं, लेकिन कभी और सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सकती हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम। धन्यवाद इंदु जी। हार्दिक बस हम भी समय की वजह से, नहीं तो आपको मैं अभी ही पूरा सुनती। समय नहीं, अभी आज समय नहीं है, बस आपने बुलाया इसलिए मैंने। और मैं बड़े आदर और सम्मान को सुनना मेरे लिए ज्यादा, बिना किसी भूमिका के, मैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, जो आज इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे कार्यक्रम की धुरी हैं आज के कहले, तो आपके अध्यक्षीय
अध्यक्षता में ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहूंगी। डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ। धन्यवाद मंजरी पांडे जी। मैं अभ्युदय उत्तर प्रदेश शाखा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप लोगों के साथ बात करने के लिए और एक अध्यक्षीय दायित्व सौंपा। और ये अध्यक्षीय दायित्व जब होता है तो मैं निसंदेह रूप से कह सकता हूं कि सभी की प्रस्तुतियां होने के बाद एक समग्र करके और सबको शामिल करते हुए अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। तो मैं निसंदेह आज के लिए मंजरी पांडे जी का, संगीता जी के संचालन का और मुख्य वक्ता आज के राम सुधार सिंह जी का, जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन पर अपनी बात कही, और रचना जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आशा जी उपाध्यक्ष हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो प्रस्तुतियाँ रही उनमें निधि जी, सीमा जी, प्रेरणा जी, प्रीति जी, सुधा गुप्ता और शैल बाला जी, ज्योति श्रीवास्तव, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला। और मैं खास तौर से एक चिंता व्यक्त की थी, सीमा जी ने जब ये कहा कि इंडोनेशिया पहले भारत का हिस्सा था और मुस्लिम बहुल होने की वजह से वो कन्वर्ट हो गया, इसकी मुझे चिंता हुई। और हिंदी भाषी लोगों के होते हुए लेकिन जातीय प्रमुखता कितना अपना असर छोड़ती है, इस बात की मुझे चिंता लगी। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि वहाँ पर लोग अभी भी हिंदी संस्कृति को भूले नहीं, ये रेखांकित करने योग्य बात थी। मुझे ये भी लगा कि आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारे मुख्य वक्ता राम सुधार सिंह जी ने कही। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं यहाँ पर अष्टभुजा मिश्र जी के जो प्रस्तुति थी नौटंकी शैली में, मैं उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और हम लोगों ने सबने उत्तर प्रदेश के विविध रंगों को इस कार्यक्रम में देखा, और जिसमें लोकगीत भी शामिल था, उसमें लोक भाषा भी शामिल थी, उसमें लोक विन्यास, और उसमें नौटंकी शैली, फिर उसमें इंदु झुनझुनवाला जी ने अपना एक लोक गीत प्रस्तुत करके और नृत्य मुद्रा में इस गीत की प्रस्तुति करके कार्यक्रम की और ज़्यादा शोभा बढ़ा दी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि राहुल सांकृत्यायन जी का हिंदी में क्या महत्व रहा, उस पर अपनी बात को कहते हुए इस बात को समाप्त करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिसको इतने नामों से जाना जा सके, अगर एक शख्स जब शख्सियत बनने लगता है तो आप देखिए उसमें क्या क्या हो जाता है। एक व्यक्ति को हम महापंडित, शब्दशास्त्री, त्रिपिटिकाचार्य, अन्वेषक, यायावर, कथाकार, निबंधकार, आलोचक, कोशकार, अथक यात्री और घुमक्कर साहित्यकार के रूप में अगर एक नाम दें तो राहुल सांकृत्यायन का नाम हमारे सामने आता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर उनके साहित्य को देखा जाए और हिंदी में उनके योगदान को देखा जाए तो उन्होंने कथा साहित्य, जीवनी, पर्यटन, इतिहास, दर्शन, भाषा ज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण, कोश निर्माण, लोक साहित्य, पुरातत्व और घुमक्कड़ी परंपरा को जीवित किया। वे कहते हैं कि ज्ञान जो है वो नाव की तरह है, बोझ की तरह नहीं है। जैसे नाव बोझ को लेती है, लेकिन अगर नाव ही बोझ बन जाए, ज्ञान हमारा बोझ नहीं है, ज्ञान हमारे साथ में नाव की तरह है जिसमें बैठ करके हम लोग यात्रा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत को तैयार है, आप घूमें। और घुमक्कड़ी साहित्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया। उनकी यात्राएं लद्दाख, लंका, तिब्बत, नेपाल, कुमाऊं, एशिया, यूरोप के प्रदेशों में रही। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में ये कहते हैं कि मैं हर सभा समारोह में बेधड़क बोलता हूँ, लेकिन जहाँ राहुल सांकृत्यायन जी हो वहाँ मैं सहम और सजग जाता हूँ। वो ये कहते हैं कि वो इतने विद्वान व्यक्ति के सामने, हम भी जानते हैं कि जब हमारे सामने बहुत सुधी श्रोता हों तो बोलते वक्त हमें बहुत ज़्यादा परिमार्जित होने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसी कोई बात न निकल जाए जिसका बाद में ये लगे कि यार कैसे आदमी को हमने बात करने के लिए बुला लिया।
यहाँ पर ये बात भी, जब हजारी प्रसाद जी राहुल सांकृत्यायन के बारे में ये बात कहते हैं तो निसंदेह मुझे लगता है कि उनका स्थान कितना बड़ा होगा। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियों में वोल्गा से गंगा तक, उपन्यास में जीने के लिए, आत्मकथा में मेरी जीवन यात्रा, और जीवनियाँ उन्होंने कार्ल मार्क्स पे लिखा, लेनिन पे लिखा, माओ त्से तुंग पर लिखा। उनकी जीवनियों को देख करके लगता है कि उनका प्रगतिशील चिंतन रहा होगा, लेकिन जैसा रामधारी जी ने कहा, राम सुधार जी ने, कि उन्होंने फिर उनका मोह भंग हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि सांस्कृतिक विधा पर चोट पहुंचा करके कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात उनकी समझ में आई और राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी दिशा का परिवर्तन किया। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी विविधताएं हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि हिंदी की पताका अगर उत्तर प्रदेश के हाथ में है तो ये गलत नहीं होगा। हिंदी के जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। और मैंने एक बार कहा कि मैं कलकत्ता गया था एक यूथ कन्वेंशन में, जब मैंने वहाँ पर हिंदी में बात करने की बात कही तो उन्होंने ये कहा कि हिंदी तो उत्तर प्रदेश की भाषा है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की भाषा को कितना महत्व मिला कि उत्तर प्रदेश की भाषा सारे सर्व भारत की भाषा की मान्यता के रूप में खड़ी हुई। इसमें यदि योगदान है तो सारे उत्तर प्रदेश वासियों का है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के, और आपने इतनी विविधताओं के सामने अपनी बात रखी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मंजरी पांडे जी का कि इन्होंने इतनी अच्छी एक सभा का आमंत्रित जो संयोजन किया, और मैं बहुत प्रभावित हुआ आप लोगों से। आपने जितने विविध रूप यहाँ पर दिखाए, मैं उसके लिए आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। समय की सीमाएं मुझ पर भी लागू होती हैं, तो मैं समय की सीमाओं में स्वयं को बांधते हुए, मुझे एक जगह जरूर याद पड़ता है, जैसे अष्टभुजा मिश्र जी ने एक बात कही, शहर और गांव का क्या फर्क। वैसे ही राहुल सांकृत्यायन जी ने एक जगह पर यह कहा था कि स्वतंत्रता और मजबूरी में क्या फर्क। उन्होंने एक जगह यह कहा था कि एक सेठ एक रिक्शा चालक से ये कहता है कि मैं इसमें बैठ के चलना चाहता हूँ, तुम बताओ कितना पैसा लोगे। उसने कहा कि साहब 15 रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा देखो तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, लेकिन तुम चलना चाहो तो तुम्हारी इच्छा और न चलना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन वो स्वतंत्रता के बीच रिक्शा वाला ये सोच रहा था कि मैं घर जाकर के बच्चे को क्या खिलाऊंगा, मैं घर का खर्च कैसे लेकर के आऊंगा। और वो इस स्वतंत्रता के पीछे के वक्तव्य में वो ये ढूंढ रहा था कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। और वो वहां पर ये कहता है कि चलिए सेठ जी 5 रुपए ही दीजिए, लेकिन आप चलिए, हाँ मैं स्वतंत्रता को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी समझिए। राहुल सांकृत्यायन स्वतंत्रता और मजबूरी को इस तरह से व्यक्त करते हैं, इतनी संवेदना के साथ में। मैं भी यहाँ पर समय से प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ अपने वक्त के साथ। और मैं अपने वक्त के सीमाओं को समझते हुए आप सभी ने जो समय लिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सुनने और समझने को मिला। इसमें लोकगीत थे, इसमें नौटंकी थी, इसमें भाषा विन्यास था, इसमें बच्चे थे, इसमें बुजुर्ग थे, इसमें युवा थे और इसमें प्रौढ़ थे। आपने एक बहुत अच्छी महफिल को यहाँ पर जुटाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर प्रेम तन्मय जी कि आपने हमें अपना अध्यक्ष बनना स्वीकार किया और हमें ये अवसर दिया कि हम आपको निश्चित रूप से आपको बहुत सुनना चाहिए। और थोड़ी सी ही जो बात आपने कही, जिस राहुल से बात हुई थी, राहुल जी निश्चित रूप से बहुत कठिन और आसानी से सबको सुनने और जानने लायक, देखने लायक नहीं हुए हैं, उनका साहित्य भी। लेकिन जिस सरलता से राम सुधार सिंह जी ने बात उठाई थी, उसी सरलता से आपने यहाँ बात को खत्म राहुल जी पर किया है, राहुल जी की बात करके।
वो मुझे लगता है कि जितने लोग भी पटल पे उतनी बात तो कम से कम सबको समझ में आ गई होगी। और ये हिंदी के पखवाड़े के समापन के लिए एक अच्छी सूचना, अच्छा संकेत हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ज्ञान बोझ नहीं है, और बहुत अच्छी आपने मजबूरी और स्वतंत्रता की बात बताई। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय मेरे पास भी कम है, मैं भी नहीं बहुत नहीं, आप ही की हम तरह सब स्वतंत्र हैं लेकिन मजबूर हैं। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत एक बार पुनः इस अभिदय की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो है अब मैं धन्यवाद का समय है, बिना किसी समय के लिए हमारे बीच डॉक्टर रचना शर्मा जी हमारे उपाध्यक्षा है उत्तर प्रदेश शाखा की। वो एक अपनी छोटी सी कविता भी, चूंकि बीच में समय नहीं मिला, अपनी कविता के साथ धन्यवाद ज्ञापन कर देंगी। और बीच में बस एक पंक्ति अभ्युदय के लिए इंदु जी को समर्पित करना चाहूंगी। अभी अभी मैंने लिखा है, वो एक पंक्ति आ गई थी उससे। जुग जुग बढ़े अभ्युदय का अंगनवायनवाना, जुग जुग बढ़े अभ्युदय का अंगनवायनवाना, संग इंदु एक नाथ खिका खिले कमल कमल विदेशवाना, जुग जुग बढ़े अभ्युदय का अंगनवा अयनवाना। बस बस क्या ये बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रचना शर्मा जी अब अभ्युदय पर धन्यवाद। एक गीत लिखे, अभ्युदय के लिए हाँ, गीत मैं लिख लिख दे। दूंगी। अब हमको लगता है ढेर गीत लिखना पड़ेगा अभ्युदय का। यस, अभ्युदय का एक ढेर गीत लिख दे। क्या बात। डॉक्टर रचना शर्मा जी बहुत आदर सम्मान के साथ उपाध्यक्षा। रचना जी। बहुत धन्यवाद मंजरी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और समय की कमी को देखते हुए बहुत छोटी सी रचना जी, स्वागत। आत्मक रचना है, स्त्री संवेदना के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है नदी हूँ मैं, धोकर सबके पाप अकेली हूँ मैं, नदी हूँ मैं, धोकर सबके पाप अकेली हूँ मैं, नदी हूँ मैं, ढूंढते सब दोष मुझ में, घोषित की गई हूँ मलिन, नदी हूँ मैं, ढूंढते सब दोष मुझ में, घोषित की गई हूँ मलिन, नदी हूँ मैं, स्वच्छता अभियान का झंडा है, वही सबसे आगे चल रहे हैं, जिन जिन के पाप बिना तकरार धोए, स्वच्छता अभियान का झंडा उठा वही से आगे चल रहे हैं, जिन जिन के पाप बिना तकरार धोए, डरते हैं वही मेरे आचमन से अब, डरते हैं वही मेरे आचमन से अब, जिसने मैले हाथ धोए, नदी हूँ मैं, धोकर सबके पाप अकेली हूँ मैं, नदी हूँ मैं। और इस बहुत सुंदर कविता है, बहुत रचना जी, बड़ी सुंदर कविता। जी धन्यवाद सभी का। इस छोटे से के बाद एक जो औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन की, अभ्युदय एक परिवार है हम लोगों का, यहाँ धन्यवाद ज्ञापन जैसी स्थितियां आपस में है, लेकिन फिर भी चूंकि कार्यक्रम चल रहा है तो धन्यवाद ज्ञापन भी होना चाहिए। बिल्कुल। कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये पखवाड़ा जो चला, और मुझे लगता है अब हम लोग अंत की ओर हैं, तो किसी भी प्रयोजन के बाद जो अंत होता है वो एक उत्सव होता है। ये कार्यक्रम निकल के आया वो उत्सव की तरह निकल करके आया, इसमें नृत्य भी था, गीत भी था, नाट्य भी था, कविताएं भी थी, लेख भी थे, और बीच बीच में संगीता जी भी स्वर दे रही थी। तो एक जो पूरा वातावरण होता है किसी पखवाड़े के कार्यक्रम में, जितना कुछ बीत जाता है कि हम एक दिन नृत्य रख लेते हैं, एक दिन गीत रख लेते हैं, एक दिन संगीत रखते हैं, एक दिन लेख, एक दिन संगोष्ठी, वो सब यहाँ मिला जुला आज इकट्ठे देखने को मिला। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी हमारी जो प्रतिभागी थी, जो छोटे छोटे फूल थे जिनसे ये गुलदस्ता सजा हमारा, सीमा भाटी जी, प्रेरणा ज्योति जी, प्रीति श्रीवास्तव जी, सुधा गुप्ता जी, अष्टभुजा मिश्र जी के लिए तो अद्भुत शब्द का इस्तेमाल करूंगी। साहस था कि उन्होंने जो है ऑनलाइन माध्यम से, तरंग माध्यम से इन चीजों को दिखाने का एक प्रयास किया, और जो
होने वाली रचना है मंत्र, उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। तो अर्चना जी, निधि जी, शैलबाला जी, ज्योति श्रीवास्तव जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद है। आपके कारण ही ये गुलदस्ता सजा, क्योंकि किसी भी काम में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब भी देखते हैं तो चांद की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य को ऊंचाई की तरफ देखने की आदत होती है, लेकिन तक पहुंचाने के लिए जिन सीढ़ियों की आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस सीढ़ी के रूप में हमारी संगीता दी, मंजरी जी, इन्होंने जो कार्य किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो बहुत सहजता से चीजों को कहते हैं, और उन्होंने जो बात कही उसमें चिंता की भी कई बातें उन्होंने कही। एक बात जो उन्होंने कही कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, इसकी भाषाएं हमारी जो है कम हो रही हैं, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बन तो गई है, लेकिन ये इस दृष्टि से बहुत कठिन है कि किसी एक ही स्कूल में एक मराठी भाषा में पढ़ाने वाला हो, एक बंगाली भाषा में पढ़ाने वाला हो, एक हिंदी में, एक भोजपुरी, कठिन है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम अगर उसकी मातृभाषा में जाकर उसको समझाते हैं तो उसको चीजें आसानी से समझ में आती है। जैसे बनारस में ही पैदा होने वाले किसी बच्चे को जन्म के तुरंत बाद अगर हम जापान में छोड़ दें तो वो जापानी भाषा अपने आप सीख जाता है। तो इस तरह से अगर हम उसको अपनी भाषा में समझाएंगे तो वो जल्दी से सीखने की कोशिश करेगा। तो ये चिंता महत्वपूर्ण है कि भाषाएं जो हमारी हैं, जो हमारी बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, ये कम न हो, क्योंकि बोलियों का कम होना यानी संस्कृति का कम होना, इस ओर उन्होंने जो दृष्टि डाली है, इस पर भी हम लोग अगर अभ्युदय के माध्यम से कुछ पहल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हिंदी जो डेराइव होकर के आई है संस्कृत से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वहां से हिंदी, इस तरह से, लेकिन हिंदी ने जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने पूरे देश को तो एक सूत्र में पिरोया ही, और जो यहाँ से काम करने के लिए बाहर लोग गए उनको भी जो एक सूत्र में बांध रखा है। इस तरह के महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं आदरणीय राम सुधारजय सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे मंच पर आकर इस तरह का ज्ञान हम लोग को दिया, और ये सब ऑनलाइन है, सभी के सुनने के लिए हमेशा रहेगा, तो उनका हार्दिक धन्यवाद है। प्रेम तन्मय जी से आज पहली मुलाकात थी, पर पूरा व्यक्तित्व काफी प्रभावित करने वाला था। जो कहते हैं कि वृक्ष जितना फल से लदा होता है उतना विनम्र होता है। बहुत ही संक्षेप में उन्होंने राहुल जी के बारे में जो बात कह दी कि पूरा का पूरा हिंदी साहित्य जो कुछ भी लिखा जाता है कुछ भी राहुल जी ने नहीं छोड़ा। तो अगर हिंदी के समग्र के रूप में किसी एक लेखक का नाम लेने की बात की जाएगी तो हम राहुल जी का नाम लेने को मजबूर हैं। ये बात उन्होंने बहुत सुंदर कही, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। और अध्यक्ष का काम बड़ा कठिन होता है, सबको सुनो, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं है, कहीं और जाना है, वक्त है, नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का दंड लेकर के बैठने वाले व्यक्ति को बड़ा ही मुश्किल काम निभाना पड़ता है। तो आज आपने ये जो दुष्कर कार्य हम लोगों के लिए किया और जिस प्रेम के भाव से किया, जो सहजता आपके मुखारविंद पर है, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारी सबसे प्यारी इंदु झुंझुनवाला जी, जिनको हमेशा सिर्फ मुस्कुराते हुए देखती हूँ, जो कि एक मेरुदंड है इस पूरी संस्था की, और एक कल्पना कर लेना कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाऊंगी, ये बहुत आसान है। जब हम लेटते हैं, अकेले होते हैं, बैठे होते हैं, बहुत सी नाना प्रकार की कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती हैं, हम सब सोचते होंगे, लेकिन कितनों को हम साकार कर पाते हैं? वो सपना जो हमें पागल बना दे और इतना पागल बना दे कि हम उसको साकार कर लें, वही सपना सार्थक है, और वही सपना देखने वाला व्यक्ति एक सार्थक व्यक्तित्व का स्वामी है। मैं इंदु जी के लिए तालियों से उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, और काशी की धरती से बाबा विश्वनाथ से निवेदन करती हूँ कि आपको असीम शक्ति दे, आप इसी तरह से इन सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, भाषाई कार्यक्रमों में लगी रहें। मेरी प्यारी मंजरी जी और संगीता जी, हम लोग सब एक सूत्र में ऐसे ही बंधे रहें, भोलेनाथ हम सबको बांध करके रखे, इसकी कामना के साथ मैं अपनी भाषा वाणी को विराम देती हूँ। अंत में इतना कहूंगी, हिंद देश के सभी निवासी, सभी जन एक हैं, विविधता में मैं एक बात जो कि मैं बोलना चाह रही थी, वो अंत में बोल दूं कि अष्टभुजा जी ने जो आज प्रस्तुति दी है वो वास्तव में अद्भुत थी, अप्रतिम थी, और वो मैंने पूरी देखी है और बहुत अच्छा लगा। वो बहुत प्रसिद्ध कहानी भी है प्रेमचंद की, और लेकिन जिस ढंग से वो प्रस्तुति हुई है वो अपने आप में मतलब
बस वही कह सकते हैं कि अद्भुत है। और ये साहस करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और पूरी तरह से उसके गेटअप में आकर के और उस तरह से प्रस्तुत करना, अष्टभुजा जी को ढेर सारी बधाइयाँ। मंजरी जी म्यूट है आप। म्यूट है मंजरी जी। मंजरी जी आपका माइक ऑफ है। नहीं, इसके लिए हमारे पास ज्योति जुड़ी हुई है और चंदा प्रहलाद जी जुड़ी है और अन्य लोग जुड़े हुए हैं, द्विवेदी जी जुड़ी है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनका नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता समयाभाव के कारण। मैं मंच से उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आगे समापन, संगीता आप आ गई है समापन। संगीता जी जी जी। अच्छा, हमने कहा फिर गए। चल, अरे इंदु जी ने बस हो गया, समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रगान कराएंगे। जी जी। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, अभ्युदय संस्था जय, उत्तर प्रदेश शाखा की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी पंचासीन हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। अब समाप्त। सभी को शुभ सभी संध्या। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत सच्ची सुंदर में बहुत कार्यक्रम, आनंद बहुत आया। बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत सुंदर बहुत बहुत कार्यक्रम। अभिनंदन और सभी को शुभ संध्या। आप 6 बजे मीटिंग में हाँ, सभी बिल्कुल। लोग जुड़िएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग अब विदा लेते हैं। चलिए, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अरे हम भी जाएंगे अब चाय वाय बना। हाँ ठीक है। चलिए नमस्कार। ना धन्यवाद संगीता। संगीता जी। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए चाय पिया जाए। आभार। चलो आएंगे रचना जी पार्टी। को चाय पे बुला रहे। आएंगे तो पार्टी बहुत होगी। अच्छा वक्तव्य। हाँ हाँ, आवा बेंगलोर से। आवत से आवा तब मिलन जाला। वहाँ जाके बैठल हो, वहाँ जाके बैठल हो, पार्टी अटेंड करत हो, हमसे बतियावत हो। ये देखा मारे हम बैठ के भी कुल करते हैं। कार्यक्रम 2 तारीख के कार्यक्रम के अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। बहुत बहुत बधाई मंजरी जी, अरे संगीता यार जी, बड़ा मिस कर रहे हैं रचना हम जी, आप